हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे डॉक्टर सीरीज में हम फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल से मिलेंगे। कॉमन मैन से लेकर कई आईएएस आईपीएस की बीमारियां उन्होंने ठीक की हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना सर्जरी के ठीक हो सकती हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस न होने के कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल से। थैंक्स सर। कई लोगों को पर्टिकुलर एज में बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है, जैसे बैक पेन, जॉइंट पेन। सर, इनसे कैसे बचा जा सकता है? बैक पेन का रूट कॉज क्या है? बैक पेन के मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन होता है। लोगों का उठने बैठने का गलत तरीका, सिटिंग पोस्चर, कई लोग गलत तरीके से ही बैठते हैं कंटिन्यूस, जिसमें उसमें व्हाइट कॉलर जॉब के पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि बैंकर्स होते हैं या जो आईटी जॉब वाले होते हैं। आईटी जॉब वालों का तो क्या पोस्चर ही ऐसा हो जाता है, बिल्कुल फॉरवर्ड नेक पोस्चर। बिल्कुल बिल्कुल जो सर। फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो उनका कंटिन्यूस सिस्टम पे वर्क करने की वजह से, और उनको अर्गोनॉमिकल एडवाइस देने वाला कभी कोई मिलता नहीं है कि आपको कैसे बैठना है, आपका लैपटॉप का स्क्रीन का हाइट आपके आई लेवल के कैसे रहना चाहिए, आपका कीबोर्ड का हाइट कैसा रहना चाहिए, आपका और टेबल का हाइट का सिंक्रोनाइजेशन कैसा होना चाहिए। ये कभी उनको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं मिलता है। उनका ऐसा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, कंटिन्यूस यस सर। पेन आता है, तो इसलिए वो कंटिन्यूस या तो शोल्डर पेन से अफेक्टेड रहते हैं या वो सर्वाइकल पेन से अफेक्टेड रहते हैं। तो ये उनका पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है, जो वो बिल्कुल। इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो वो या तो नेक पेन से अफेक्टेड रहेंगे या वो बैक जी पेन सर। से अफेक्टेड रहेंगे, और बस वो भटकते रहेंगे कि हमें तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन यस जब सर। तक आप उसका रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे कि ये लंबोपेल्विक मिसअलाइनमेंट की वजह से है, या यस सर। ये उनके पोस्चर की वजह से है, या मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से है, तो जब तक वो रूट कॉज एड्रेस नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति का जो है लंबर पेन या लो बैक पेन नहीं जाएगा। वो ऑपरेशन भी करा लेगा अगर, क्योंकि क्या होता है कि एज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्क प्रोलैप्स होता रहता है ना, यस उसको सर। फिजियोलॉजिकल डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं या सूडो डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो वो एज के साथ साथ 30+ आप देखेंगे या 40+ देखेंगे, 50+, हर 10 साल में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क प्रोलैप्स होता है, जो जगह जैसे कि C5 C6 C6 C7 लेवल, या L4 L5 या L5 S1 लेवल, क्योंकि वहां पे हमारा बॉडी का जो है वो लंबर कर्व और डॉर्सल कर्व आकर के मिलता है, तो वो यस प्रोन सर। होता है वो लेवल का डिस्क प्रोलैप्स होने के लिए। यस तो सर। वहाँ आपको 30+, 40+, 50+, 60+, जब ऐसे मतलब हर 10 साल में थोड़ा थोड़ा सा प्रोलैप्स मिलता है, तो 40+ व्यक्ति है वो जाके एमआरआई कराएगा, या 50+ व्यक्ति है वो जाके एमआरआई कराएगा, तो थोड़ा बहुत उसके सर्वाइकल में C4 C5 में C5 C6 में या C6 C7 में थोड़ा सा प्रोलैप्स मिलेगा ही मिलेगा, या L4 L5 में L5 S1 में थोड़ा बहुत डिस्क प्रोलैप्स मिलेगा ही। कई बार ये कह दिया जाता है कि आपका ये देखो ये डिस्क प्रोलैप्स है, इसी की वजह से आपको पेन आ रहा है। कई बार लोग जो है वो टेंशन में आके या इस दर्द से बिल्कुल फेडअप होके वो सोचते हैं चलो यार सर्जरी करा ही लो, इस दर्द से तो मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल। और वो यस सर। सर्जरी करा लेते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन उनके उनका जो दर्द था वो पोस्चरल था, या वो लंबोपेल्विक मिसअलाइनमेंट की वजह से था, बिल्कुल। या वो मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से था। वो रूट कॉज पे वर्क नहीं हुआ, सीधे वो डिस्क का ट्रीटमेंट हो गया, सीधे वो सर्जरी हो गई। तो अब वो रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति को वो पेन फ्री नहीं हो पाता, उसको स्टिल अभी भी पेन रहता है। तो कई पेशेंट पोस्ट सर्जरी सर्जिकल भी हमारे पास आते हैं कि साहब हमने सर्जरी भी करा ली लेकिन फिर भी जी हमारा सर। दर्द खत्म ठीक नहीं नहीं हुआ। हुआ है। दर्द खत्म क्यों नहीं हुआ? जी सर। क्योंकि वो रूट कॉज एड्रेस नहीं हुआ, वो रूट बिल्कुल। कॉज छूट गया। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई पेशेंट का एक असेसमेंट, डीप असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या है। वी हैव टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर रूट कॉज। ऐसे कई पेशेंट होते हैं जो मतलब 98% पेशेंट को हम सर्जरी से बचा सकते हैं, जो सर्वाइकल के या लंबर स्पाइन के होते हैं उनको हम सर्जरी से बचा सकते हैं। 2% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें रेड फ्लैग साइन होता है, जिनमें इनकंटिन्यूंस का प्रॉब्लम आ गया,
या रेफ्लेक्स साइंस के और भी कई क्राइटेरियाज हैं, वो है। ऐसे पेशेंट सीधे सर्जरी के लिए एडवाइजेबल होते हैं कि भाई आप जाओ, आप इधर-उधर मत भटको, सीधे जाओ और सर्जरी करा लो। बिल्कुल, वही आपके लिए बेस्ट है, इसमें लेट आपको नहीं करना है। लोग बिल्कुल। क्या करते हैं, जिनको सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है, जिनके लिए सर्जरी जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक से ठीक हो सकते हैं, वो पेशेंट जाके सर्जरी करा लेते हैं और ऐसे रेड बिल्कुल, फ्लैग साइन वाले जो पेशेंट है, वो भटकते रहते बिल्कुल हैं। सर। ऐसा इनकंटीनेंस इनको हो गया है, पेशाब नहीं रुक रहा है और वो थैली लटकाए हैं और वो घूम रहे हैं, बोले साहब हमको ठीक कर दो, हमको सर्जरी नहीं कराना। जी, लेकिन ऐसे पेशेंट को सर्जरी का अर्जेंट नीड है। वो जाएँ अच्छे न्यूरो सर्जन से या ऑर्थो सर्जन से मिलें और अपना टाइम पे सर्जरी करा लें, ताकि उनका जो ये माइलोपैथी का प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। बिल्कुल, वो रेड फ्लैग साइन जो है वो आगे ना बढ़े, उनको और ज़्यादा नर्व डैमेज ना हो, तो वो जाकर के तुरंत सर्जरी करा लें। तो लोगों में ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं। बिल्कुल सर। लोगों को नहीं पता है कि कब हमें जाना है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ और कब हमें जाना है सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। बिल्कुल, कब हमें न्यूरो फिजिशियन से मिलना है, कब हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है, कब हमें जो है अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, कायरोप्रैक्टर से मिलके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराना है। पीपल आर नॉट अवेयर। वो बिल्कुल, सिर्फ फिर भटकते रहते हैं बिल्कुल, और उस भटकने के चक्कर में उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए पेशेंट अवेयर हों, लेकिन आज धीरे-धीरे अब लोगों में जागरूकता आ रही है। लोगों को पता है कि कब हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास या कायरोप्रैक्टर के पास जाना है, कब हमें कहाँ जाना है। तो मैं चाहूँगा कि लोग जागरूक हों और लोगों का प्रॉब्लम ना बढ़े, लोग अवेयर हों अपने पोस्चर के प्रति कि जैसे जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं, जो कंटीन्यूअस लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, जो बैंकर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने पोस्चर का ध्यान रखें या अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, उनसे मिलें, उनको बताएँ कि आप हमें बताइए हमारे लिए बेस्ट एर्गोनॉमिक्स क्या होगा? हम बेस्ट हमारे लिए बैठने-उठने का तरीका क्या होगा? या हम बिल्कुल, कंटीन्यूअस टेबल चेयर पे हम बैठे रहते हैं, तो हम ये सर्वाइकल पेन से या कार्पल टनल सिंड्रोम से जो या रिस्ट में होता है जनरली ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को जिनका ऐसा ऑक्यूपेशन होता है, हम यस उससे सर, कैसे बच सकते हैं? हम बैक पेन से कैसे बच सकते हैं? वो जाकर के पूछें, अपने पोस्चर के प्रति अवेयर हों। अगर उनको लगता है कि हाँ, मेरा गर्दन बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, मेरा पोस्चर ऐसा झुका-झुका सा लगता है, तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास टाइम पे जाना चाहिए, कायरोप्रैक्टर के पास टाइम पे जाना चाहिए और अपना पोस्चरल अलाइनमेंट कराना चाहिए ताकि फ्यूचर में मैं होने आने वाले खतरे से या फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से मैं बच जाऊँ और वो डेफ़िनिटली, प्रॉब्लम्स मुझे हो ही ना, क्योंकि बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बिल्कुल, टाइम पे सचेत हो जाएँगे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बच जाएँगे। लंबर पेन, डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आप टाइम पे अवेयर हो जाएँ। बिल्कुल सर। जो बीमारियाँ पहले 50-55 के बाद होती थी, आज वो सारी बीमारियाँ 30-35 साल की यंग जनरेशन में हो रही हैं। उन सब बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल हम अपना सकते हैं? यंग पॉपुलेशन तो छोड़िए, छोटे बच्चे यस सर, मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी हमारे पास पेन लेके आते हैं, सर्वाइकल और लंबर पेन और ये सब लेके आते हैं, स्पेशली अभी तो नेक पेन लेके पेशेंट आते हैं। छोटे-छोटे बच्चे, इन्हें देख के हमें आश्चर्य होता है कि अरे अभी आपकी खेलने-कूदने की उम्र है, इसमें आप ये सब पेन लेके आ रहे हैं, जो लोग वृद्धावस्था में हमारे पास लेके आते हैं। यस सर, तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जैसे अभी बच्चे, छोटे बच्चे हैं और उनको माँ-बाप ने मोबाइल दे दिया हाथ में। यस सर, और बच्चे बाहर खेलने की बजाय अब वो बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल, पकड़ के उसमें गेम खेलना उचित समझते बिल्कुल, बिल्कुल सर, हैं और माँ-बाप भी उनके साथ बैठ के गेम खेलते हैं और बच्चे भी गेम खेलते हैं। या बिल्कुल, तो वो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस लगे रहते हैं या फिर गेम में लगे रहते हैं। उनकी गेम ही उनकी दुनिया है। कंटिन्यूअस वो ऐसे सिर झुकाए, कंटिन्यूअस यस सर, यस ऐसे-ऐसे-ऐसे सर, लगे रहेंगे, कंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस प्रॉब्लम, इसके पोस्चर की वजह से उनको सर्वाइकल या शोल्डर पेन हो रहा है। बिल्कुल, इसको हम आजकल कह रहे हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो रहा है लोगों को। बिल्कुल सर, टेक्स्ट डेफ़िनिटली। नेक सिंड्रोम। लोगों को कंटिन्यूअस ऐसे टाइप करते देखेंगे आपने, यस कंटिन्यूअस सर, ऐसे सर डिस्प्ले टाइप मोबाइल पे बच्चे, बूढ़े क्या मतलब यंगस्टर, हमारी आज यंग पॉपुलेशन को जो जॉइंट में पेन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल है।
यस। ये मोबाइल छुड़वा दीजिए, सारे प्रॉब्लम बंद हो जाएंगे। यंग पॉपुलेशन में कंटिन्यूअस माल पोस्चर की वजह से, कंटिन्यूअस झुक करके मोबाइल चलाने की वजह से, चैटिंग करने की वजह से हाथों में दर्द, शोल्डर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारे दर्द इनको हो रहे हैं। या तो आपको मोबाइल चलाना है तो आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, मोबाइल को आप सामने रखिए, उसके बाद आप टाइप कर लीजिए। आपका नेक, आपका सर्वाइकल का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे झुक करके आपको टाइप नहीं करना है, सीधे बैठना है और फिर उसको टाइप करना है। कंटिन्यूअस मोबाइल पे नहीं लगे रहना है। बात भी करनी है तो आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करिए, और जितना कम टाइम से आप मोबाइल पे एंगेज रहेंगे, उतना ही आप दर्द से बच जाएंगे। आप या तो पोस्चर के लिए बराबर अवेयर हो, आपको खेलना है तो आप बाहर गेम खेलिए, आउटडोर एक्टिविटी करिए, लेकिन मोबाइल हमारी यंग पॉपुलेशन को और बच्चों के पोस्चर को कंटिन्यूअस मोबाइल एक्टिविटी बर्बाद कर रही है, तो वो नहीं करना। यही उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम का कारण है कि वो पोस्चर के प्रति सजग नहीं है और कंटिन्यूअस अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वो मोबाइल को दे। मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपको जरूरत है। अनयूजुअल चीजें मोबाइल पे मत देखिए, अनयूजुअल कंटिन्यूअस गेम मोबाइल पे मत खेलिए, ये मल्टीपल प्रॉब्लम का कारण है। सिर्फ कई लोगों को हेडेक होता है, सर इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे माइग्रेन के पेन, माइग्रेन, हर सिर में होने वाले दर्द को मोस्ट ऑफ द पब्लिक समझती है कि वो माइग्रेन है। बिल्कुल। हर सिर में होने वाले दर्द को माइग्रेन समझा जाता है, लेकिन यस सर। हर सिर में होने वाला दर्द माइग्रेन नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ हेडेक, वो बिल्कुल सर। अलग अलग है। माइग्रेन इज अ टाइप। बिल्कुल। जैसे टेंशनल हेडेक भी होता है, पोस्चरल हेडेक होते हैं, क्लस्टर हेडेक होता है, पोस्चरल हेडेक होते हैं, यस सर्वाइकोजेनिक सर। हेडेक होता है। ऐसे मल्टीपल काइंड ऑफ हेडेक होते हैं। हर सिर में होने वाला दर्द माइग्रेन नहीं होता है। तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि पेशेंट जो हेडेक लेके आया है वो क्या वाकई माइग्रेन ही है, या वो पोस्चर, फॉल्टी पोस्चर की वजह से आ रहा है, या वो सर्वाइकोजेनिक है, वो टेंशनल है, क्लस्टर हेडेक है, वो किस टाइप का है, या मसल के इम्बैलेंस की वजह से है। कई बार जो हमारे गर्दन के पीछे मसल्स होती है वो टाइट होती है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल यस होती सर। है, कई बार वो टाइट हो जाती है, कई बार पेशेंट का ब्रेन का ड्यूरा टाइट होता है, उसकी वजह से कंटिन्यूस एक नेक के पीछे टेंशन बना रहता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर ऐसा पेन होता है पेशेंट को, नेक के पीछे पेन आता है। कई बार ट्रेपेजियस अफेक्ट होती है, ये ट्रेपेजियस की वजह से भी लोगों को सिर में दर्द आने लगता है। तो ओके सर। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से लोगों को हेडेक होता है, और वो प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पाने की वजह से पेशेंट सालों तक भटकता रहता है और ये सोचता है कि मेरा इलाज ही संभव नहीं है, मैं सर इतनी ओके। गोलियां खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन इज अ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बिल्कुल सर। आपको अगर मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम है, आपका मान लीजिए सर्वाइकल का मिसअलाइनमेंट है, आपका यस सर। सीएमसी2 डिस्टर्ब है, या आपका सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो यस माल सर। अलाइन है, उसके वजह से एक टॉर्सनल टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है स्पाइन में, और उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो वो एक ओके। मैकेनिकल प्रॉब्लम है। वो यस सर। कभी कभी भी जो है वो मेडिसिन से नहीं ठीक होगा, उसको आपको मैकेनिकली ही ठीक करना पड़ेगा। आपने उसको ठीक कर दिया, जो उसका रूट कॉज था हेडेक यस का, सर। उसको आपने ट्रीट कर दिया, उसको आपने एड्रेस कर दिया, आपका हेडेक कितने ही सालों पुराना है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही लोग सर्वाइकल के प्रॉब्लम लेके डरते रहते हैं, मेरे को यस सर। सर्वाइकल हो गया। अब बिल्कुल। वो सर्वाइकल हो गया है, इट इज अ ब्रॉड टर्म, इट्स अम्ब्रेला टर्म, कि सर्वाइकल हो गया है मतलब वो क्या, सर्वाइकल में नर्व कंप्रेशन है, डिस्क प्रोलैप्स है, या वो लिगामेंटम फ्लेबम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या वो स्पाइनल आपका वर्टिब्रल कॉलम का मिसअलाइनमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या वो मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो कोई भी असिस्ट, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन चीजों को असिस्ट करते हैं। तो उसके वजह से पेशेंट का रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो सालों तक पेशेंट भटकता रहता है और ये बोलता है मेरे को सर्वाइकल का ओके मेरा सर। ठीक नहीं हुआ। बस दैट इज द कॉज, रूट कॉज।
तो जो भी कोरोना पेशेंट है या जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गए हैं, उसे किन बातों का ध्यान रखें? कोविड-19 तो एक ये अभी बहुत बड़ा पैंडेमिक है और हमारा सारा सिस्टम इससे जूझ रहा है। जैसे जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब लोग कंटिन्यूअस लगे हुए हैं। जैसे लेकिन क्या है ना कि हमारी जो मेडिकल मशीनरी है ये लिमिटेड है और जैसे ये हमारी जो पब्लिक है वो बिल्कुल अनलिमिटेड सी हो रही है कि हमारे हॉस्पिटल्स फ्लडेड हैं अभी, यस सर, यस है सर। ना? लेकिन अगर सब लोग कोविड को लेके अवेयर होंगे तो इससे बचा जा सकता है। प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है हॉस्पिटल्स में, जो फ्लडेड पेशेंट इतने सारे आ रहे हैं कि मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है। तो आप थोड़ा-सा अगर धैर्य रखेंगे, अगर आपको थोड़े बहुत सिम्पटम लगते हैं कि आपको फीवर आना स्टार्ट हो गया है, हल्का-हल्का फीवर है और 5वें छठे दिन वो जाकर के बहुत ज़्यादा तेज फीवर हो गया है, तो दैट मीन्स आपको कोविड है। उसके अर्लीस्ट सिम्पटम आ रहे हैं, आपको टेस्ट चला गया है, स्मेल चला गया है या आपको कंटीन्यूअस सर्दी, जुकाम और खाँसी हो रही है कंटीन्यूअसली और मेडिसिन लेने के बाद, पैरासिटामोल लेने के बाद भी आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, 100% इट इज़ कोविड। तो आप अपना टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से टाइम पे कंसल्ट कर लीजिए। अभी ज़्यादा सीवियरिटी उन्हीं लोगों की है जो टाइम पे डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं या टाइम पे अपने रिपोर्टिंग नहीं जिनकी हो रही है, जो टाइम पे समय रहते अपना इलाज शुरू नहीं करा रहे। अगर आप समय रहते अपना इलाज शुरू करा लेंगे, तो इस कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप समय पे अपना इलाज स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल तक भागना नहीं पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वेंटिलेटर या आईसीयू का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो बहुत ज़्यादा सीवियर अभी बहुत गंभीर हालत में जो आ रहे हैं, वो वही केसेस हैं जो टाइम पे अटेंड नहीं हुए, टाइम पे उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। जैसे ही आपको सिम्पटम लगते हैं, अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए घर में ही, ताकि आप दूसरों को ना फैलाएँ। क्योंकि घर में क्या होता है, लोग बिना मास्क के घूमते रहते हैं। यस सर। तो एक फैमिली में जो एक व्यक्ति इन्फेक्ट था, उसने क्या किया, सारे लोग को इन्फेक्ट कर दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आप किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं या आप की हिस्ट्री ऐसी है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। घर में मास्क पहन के घूमिए, ताकि अपने चीज़ें अलग रखिए, ताकि अगर 2, 4, 5 दिन बाद आपको सिम्पटम आना स्टार्ट भी हुए, तो जी आप सर। एटलीस्ट अपने परिवार से दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। तो वो दूसरे बाकी के आपके परिवार के सदस्य बच जाएँगे कोविड होने से। आप टाइम पे अपना टेस्ट कराइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट कराइए, तो आपको ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना हॉस्पिटल की तरफ भागने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लोग शुरू में सोचते हैं, अरे कुछ नहीं है, मेरे यस को सर। वायरल फीवर हुआ है, मेरे को नॉर्मल सर्दी-जुकाम हुआ है और उसको इग्नोर करते रहते हैं। उसको कब तक इग्नोर करते हैं, जब तक उनको बिल्कुल साँस लेने में परेशानी आना स्टार्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल। या उनको सीवियर मतलब भयंकर फीवर नहीं हो जाता है कि बस अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो दौड़ लगाते हैं हॉस्पिटल की तरफ और हॉस्पिटल में ऑलरेडी बेड फुल है। आपको कैसे टाइम पे डॉक्टर अटेंड करेंगे? उनके पास ना आपको देने के लिए बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, कैसे वो आपको मैनेज करेंगे? तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल भागते हैं और फिर बोलते हैं साहब हमें डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे हैं, हमको सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। लेकिन आपने जो लापरवाही की उसका क्या? तो लापरवाही मत करिए, समय पे आप अवेयर हो जाइए, साल डेढ़ साल से आपको कंटिन्यूअस एजुकेशन सब लोग दे रहे हैं कि आप लापरवाही मत करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ेशन करिए, आप अपने टाइम पे हाथ आप धोते रहिए साबुन से, ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करें, वायरस को ना फैलाएँ, घर के लोगों में ना फैलाएँ। अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम वो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गए हैं कि हमें घर में भी मतलब मास्क पहनने की ज़रूरत है, ताकि हम एक-दूसरे को इन्फेक्ट ना करें और ये कोविड के केसेस ना बढ़ें। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो एटलीस्ट घर में रहें ताकि अ, हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो एटलीस्ट ये जो अभी परिस्थितियाँ चल रही है इससे कॉप अप ना कर ले, बिल्कुल है सर। ना? तो और जिनको कोविड हुआ है या कोविड से वो लोग रिकवर कर रहे हैं या जिनका एसपीओ2 लेवल कम है, वो प्रोन पोजिशनिंग को अडॉप्ट करें। प्रोन पोजिशनिंग मतलब उल्टा लेटें, जितना हो सके उल्टा लेटें। हर 2 घंटे में करवट लें,
या जितना भी टाइम वो उल्टे लेटे रह सकते हैं, वो उल्टा लेटें। एक पिलो चेस्ट के नीचे लगाएँ, एक पेल्विक के नीचे लगाएँ, एक पिलो अपने लेग्स के नीचे लगाएँ और जितना कंफर्टेबली वो उल्टा लेट सकते हैं, उल्टा लेटें। उल्टा लेटने से क्या है कि आपके वो लंग्स के जो पोस्टीरियर वॉल है, उसके जो एल्वेओलाइज़ है, वहाँ वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मान लीजिए कि 90 आ रहा है, वो सैचुरेशन उल्टा लेटने से 93, 94, 95 तक चला जाए। तो ये अभी एक बेस्ट मेथड है प्रोन पोजिशनिंग, जिससे कि आप अपना सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो प्रोन पोजीशन आप अडॉप्ट करें और अगर आप जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, अनुलोम-विलोम, इनको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। रोज़ थोड़ा 15-20 मिनट करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अपने दोनों हाथ ऐसे पेट पे रखें, अपनी जो नाभि है, नेवल को पाल्पेट करें और नेवल को पाल्पेट करके ऐसे हाथ रखें, दूसरा हाथ इस साइड रखें, दोनों साइड ऐसे हाथ रख कर के और फिर सीधे बैठें, बिल्कुल सीधे और सीधे बैठ के नाक से साँस लेना है, पूरा पेट फुलाना है, पूरा, पूरा पेट फुलाया और यस सर। मुँह से साँस छोड़ा, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, जैसे कि ओके। आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं, फिर साँस छोड़ें। इट इज़ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, डी से कहते हैं। तो आप पूरा नाक से साँस लीजिए, पूरा पेट फुलाइए, पूरा पेट फुलाने के बाद में मुँह से साँस छोड़िए जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं। इससे आपका डायफ्राम का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट प्रॉपर होगा, डायफ्राम एक्टिवेट होगी, आपके लंग्स की जो टोटल लंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो यस। आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को कोविड नहीं है, वो भी ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज रोज़ 15-20 मिनट, आधा घंटा, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार कर लें। सुबह-शाम कर लें 15-20 मिनट। तो ये एक्टिविटी करने से आपका डायफ्राम एक्टिव रहेगा, लंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आपका सैचुरेशन अच्छा रहेगा। आपका आप अगर हेल्दी हैं, तो आपका सैचुरेशन 100 मेंटेन रहेगा। और अगर आपको कोविड के थोड़े बहुत सिम्पटम्स हैं या कोविड से आप रिकवर कर रहे हैं, ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपका सैचुरेशन मेंटेन रहेगा। प्रोन यस सर। पोजीशन आप अडॉप्ट करेंगे, उल्टा लेटेंगे, उससे आपका सैचुरेशन बढ़ेगा और टाइम पे आप मेडिसिन लीजिए, ये एक्सरसाइजेस करिए, अच्छा गरम खाइए, ठंडा खाना मत खाइए, फ्रूट्स लीजिए और रोज़ कुनकुने पानी से नमक डाल कर के गरारे करिए। ये सब चीज़ें हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करिए। इससे क्या आप ये प्रॉब्लम से बच जाएँगे। अगर हुआ भी है तो आप जल्दी रिकवर करिए। ऑल दीज़ आर द हेल्दी हैबिट्स, डीप यस ब्रीथिंग सर। एक्सरसाइज़ेज़, प्राणायाम, आप आधा घंटा योगा करिए, है ना? खुद भी एक्सरसाइज़ करिए, चाहे तो आप अपनी छत पर वॉक करिए आधा घंटा रोज़। सबसे बेस्ट। एटलीस्ट आप कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। अगर आप घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तब भी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। आधा घंटा आप ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए। आपको और अगर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ या कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो हम अभी कोविड पेशेंट को करा रहे हैं या जो कोविड पेशेंट रिकवर कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। गौरव जी आपको उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर देंगे या डॉक्टर डेफिनेटली। जितेंद्र जायसवाल आप सर्च करिए यूट्यूब में। उसमें हमने एक कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें आप वो 3 एक्सरसाइज ही हमने बताई है। वो एक्सरसाइज आप रोज़ आधा घंटा अगर आप करते हैं, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर कोविड हुआ भी है या कोविड से आप रिकवर कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। तो वो आप करिए। समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, तो आप ये सारी प्रॉब्लम से बच जाएँगे। आपको हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल का लोड कम होगा और आप अनयूजुअल प्रॉब्लम से बच जाएँगे और कोविड हुआ भी है तो आप जल्दी रिकवर। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आप अडॉप्ट करिए। अच्छी बात है, लोग अवेयर हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम इस कोविड वाली सिचुएशन से जल्दी बाहर आएँ, वापस वो पुराने दिन सारे सब लोग जितना खुश थे, अपना काम कर रहे थे और जितना जो भी सारी चीज़ें हैं, अब क्या है कि कहते हैं कि आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो, तो वो सबसे बिल्कुल। बड़ी दोस्ती है।
बिल्कुल तो सर। हमारे यहाँ लोग अपना काम सारा ईमानदारी से करें तो हमारा सारा सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे कि मतलब कहा जाता है ना कि आप देशभक्ति दिखाने के लिए आप बॉर्डर पे जाकर लड़ें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, वो भी देशभक्ति है। तो बिल्कुल। इसलिए आप अपने अपने काम अच्छे से करिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, आप हॉस्पिटल का लोड ना बढ़ाएँ, स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को कोविड से बचाएँगे, तो ये भी आपके लिए देशभक्ति है। बिल्कुल थैंक्स सर, आप शो में आए तो आपने बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, आपने हमें बुलाया। थैंक यू अ लॉट। थैंक यू सर।